हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट होता ही है। उसके लिए उसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक टॉपिक होता है, तो हम उसी को आज कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से सुनते जाइए मेरी बात, और मैं जो जो चीज़ बोलूँगा उसे पॉइंट आउट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्शन मतलब इसका काम ये है कि ये कमीशन है क्या है, इसको इलेक्शन कंडक्ट करना काम है, ठीक है, पहली बात। और अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट में ना सबसे काम काम की चीज़ें बता देता हूँ, बाद में अपन थोड़ा स्टार्ट करती है किताबी बातें। सबसे पहले ना आप ये बात सुन लीजिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करता है। अभी आपको लगेगा कि सारे इलेक्शन कंडक्ट करता है क्या, फिर आप नहीं, ये करता है सिर्फ सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन कमीशन। पंचायत राज के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपको पहला चीज़ हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है, सबसे पहले बहुत अच्छे से जान लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब, ठीक है, पहली बात ये खत्म हो गई। और दूसरी चीज़ की ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी मतलब कि वो अपने डिसीजन खुद लेता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे और इस पर डिपेंड नहीं रहता है कि भाई तुम बता दो और उसके बाद हम आगे का काम चालू करेंगे। इलेक्शन जब कंडक्ट होगा तब होगा, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इसी का काम ये है कि देश में और राज्य में अपने इलेक्शन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से और फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। वेस्ट बंगाल जैसे दंगे फसाद जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसा है। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू, हाँ सुन लीजिए, इसमें कैसा, इसमें आपको देखना है कि एक बड़ा होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर। पर आपको ये चीज़ जानना है कि इनमें इनकी पावर्स में क्या डिफरेंस रहता है। कभी कभी ना अपने को इसमें पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है, तीनों के पास पावर इक्वली है। पर जब अगर तीनों के डिसीजंस में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो थोड़ा, उसका वोट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ये एक इंडिपेंडेंस है। द कमिश्नर इंजॉयज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ फंक्शंस एंड देयर, ठीक है। ये तो बकवास। अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और इसका टेन्योर होता है 6 ईयर, 65 ईयर, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो, ठीक है। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पहली चीज़। ये पूछते हैं हु अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सेकंड चीज़, इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, मतलब ये 6 साल तक रह सकता है, 65 की एज तक रह सकता है। अगर ये 65 की एज के बाद हो गया तो ये इसको नहीं बना सकते, ठीक है। बढ़िया चीज़ है। और आपको एक बात जानकर ये होगा कि अभी न्यूज़ में जो चल रहा है ना कि वो बोल रहे हैं कि मतलब इलेक्शन कमिश्नर, अभी तक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आया नहीं है कि जिसको 5 साल के ऊपर हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसका सपोर्ट स्टाफ जो बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन एज ए टर्म सपोर्ट स्टाफ एंड असिस्ट कंडक्ट इलेक्शन, ये सब बकवास चीज़ है, ठीक है। हाँ, उसका सपोर्ट स्टाफ होता है, पर आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं तीनों से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो उसके नीचे के दो, ठीक है, उनका पावर्स और इनके डिफरेंस क्या है। आपको मैंने जो जो बोला था, अपॉइंटमेंट नोट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने ईयर्स की रह सकता है और एज लिमिट क्या है, ठीक है। ये चीज़ें ये कर लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पास क्या क्या होती है, ठीक है। ये क्या क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्शन, ये थोड़ा लिख लीजिए। इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इसका, द कमीशन हैज़ पावर टू कंडक्ट सुपीरियर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग बाई इलेक्शंस, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पंचायत के इलेक्शन ये नहीं करता है, ठीक है। अभी आया है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर, इसका मतलब इसके मेंबर्स को अगर निकालना रहा बाहर तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे, द कमीशन इज डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर और फॉर वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, ठीक है। अगर मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर या और स्टेट का कोई लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर अगर कोई ज़्यादा मस्ती कर रहा होगा और या फिर वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ जा रहा होगा तो इसके पास पावर होती है कि उसको डिस्क्वालीफाई करने की, पर ये खुद तो नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नर को बोलता है स्टेट में और सेंट्रल में बोलता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास रिमूव करने की पावर होती है, तो ये उनको बोलकर रिमूव कराता है, ठीक है। उसके बाद है रिजाइनेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करता है, उसको सिंबल अलर्ट करता है। जैसे अगर बीजेपी को बोलना है कि बीजेपी को सिंबल देता है ये, है ना। दूसरी चीज़, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया कि अभी अभी पता है कि 1 महीने बाद इलेक्शन है, तो उसके पहले इसने बता दिया कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, इसके बाहर लिमिट में जाइए मत। आप फोकट की मतलब मोबाइल बांटना, फ्री में फ्री बीज जो होता है ना, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और पैसे खिला के किसी को किसी दबाव में नहीं कर सकते। एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उसी के हिसाब से जो नेता लोग बनने वाले होते हैं उनको उसी के हिसाब से चलना होता है, उसी के हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको वो नहीं सभा लेते, बड़े बड़े इसमें स्पीचेस देते हैं, तो वो सब एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उसके उसके अंतर्गत करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ, एक आपको मैं इसका बात बता देता हूँ कि आप ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके पास इलेक्शन, इसका पार्टी रजिस्ट्रेशन करने का पावर है, ठीक है, बट डी रजिस्ट्रेशन करने का पार्टी का पावर इसके पास नहीं है, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए, टेस्ट में पूछते हैं या फिर आगे आगे पूछ भी सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है ये सवाल, ठीक है। डी रजिस्टर्ड करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्ट्रेशन करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोल इन कंडक्ट रोल इन कंडक्टिंग इलेक्शन क्या है? हाँ, वोटर रजिस्टर, द कमीशन ओवरसीज द प्रिपरेशन वोटर, ये बकवास चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अरे ये सब चीज़ें तो आपको इतना पूछेंगे नहीं। चीफ अपने को इलेक्शन कमीशन होना है, स्मूथ कंडक्ट, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर सकते हैं? वोटर हेल्पर ऐप, हेल्पलाइन ऐप, ठीक है। सिविक ऐप, लाइव वेबकास्टिंग, ये सब चीज़ें होती है। देखो आपको ना, ये देखो मैं अपन तो इसमें स्टैटिक कवर कर रहे हैं, पर अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कोई एनआरआई लोग इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। ई वोटिंग, और जो मिलिट्री के जो लोग हैं वो बाहर से दे सकते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा करंट से रिलेटेड रहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, ईवीएम हैज़ बीन क्रिटिसाइज बाय सम ऑफ द, हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं ना कि नहीं, बीजेपी इसमें सेटिंग कर कर पास हो गई है, इसलिए इलेक्शन में जीत रही है, ये सब बोलते हैं ना। ये सब बकवास होता है। ईवीएम काम करती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिया एक बहुत अच्छा ऑटोनोमस बॉडी है, और वो उनका ईवीएम बहुत अच्छे से काम करता है। ईवीएम के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। और इसके पास चैलेंजिंग क्या रहता है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन, पॉलिटिकल रीजन रिपेनिंग चैलेंज इन द सेम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। देखो अभी आप ना, एक आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल इलेक्शन डाल देना, आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे कि वो सब चीज़ें क्या लफड़ा करते हैं। अबे कि बहुत उन्हीं के लोग आके ना, वो ज़बरदस्ती लोगों को यहाँ एक ही वोट देने लगाते हैं। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर तो एक लिमिट तक चलता है ना, पर उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी से अगर दंगा फसाद करके किसी को ज़बरदस्ती वोट देने लगा रही है और खुद जीत के दादागिरी कर रही है, तो ये सब चीज़ें एक चैलेंज है इनके लिए, ठीक है। नॉन कंप्लायंस ऑफ द एम मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू वॉलेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड न्यूज़ हेड स्पीच टू पॉलिटिकल। हाँ, अरे आपको पता है ना कि एक दूसरे पार्टी के खिलाफ बोलते हैं कि वो क्या उखाड़ लेंगे, आए देखते हैं, कांग्रेस ने अभी तक इतना भ्रष्टाचार किया है, फिर ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आप किसी भी पार्टी का लेके नाम नहीं बोल सकते, आप किसी के भी पर्सन को लेके नहीं बोल सकते। राहुल गांधी को अंदर डाल दिया क्योंकि सारे मोदी चोरे बोल दिया, उसने, ऐसा नहीं चलता है भाई। एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, आप कोई भी स्पीच में उसके ऊपर नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब फालतू चीज़ें, फिर ये मेंस के काम में आएंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, द कमीशन हैज़ द रिकमेंडेड टू सर्व इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ पेपर विद ईवीएम। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बोला है, मतलब कि आपको इसको सजेशन दिया है कि आप जब ईवीएम यूज़ करते हो उसके साथ एक पेपर ट्रायल भी करो, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन लगाओ कि जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके वोट देने के लिए, ठीक है। रिडक्शन इन द लिमिट ऑफ ऑटोनॉमस डोनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आपको पता होगा कि मतलब अगर ना, जैसे कोई आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है, तो आम आदमी पार्टी पैसा कलेक्ट करती है, तो इनको पता रहना चाहिए कि साला इस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रही है। कहीं ये कोई फ्रॉड, चाइना से, पाकिस्तान तो फंडिंग नहीं कर रहा है इसको जिताने के लिए, क्योंकि फिर ये तो इंडिया के लिए थ्रेट है ना कि उसको पैसा दे के वो पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। फंडिंग इनको कहाँ से आ रही है? स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये वही हो रहा है फिर से। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनकेस अकाउंटेबिलिटी इलेक्ट्रल प्रोसेस देर यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, हाँ ठीक है। एक अच्छी चीज़ होती है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। जैसे अगर सबको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर दंगा फसाद वाले लोग जो रहते हैं वो आगे नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि सारे सिटीजन्स मतलब जागरूक है, मतलब सारे सिटीजन एक्टिव है, और सबको पता है कि किसने दंगा करवाया है, इसलिए, है ना। बाद में इसका ये जो है कंक्लूजन बताते हैं आपको, तो कंक्लूजन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया विद मिलियंस ऑफ, हाँ जी, मतलब इंडिया, ये तो सब मेंस के लिए काम का है, मतलब आपको एंडिंग में लिखने के लिए कि इंडिया में अभी तक ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते जाते हैं, अपोज डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ करके और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ये सब इलेक्शन कराए जा रहे हैं ना। सोवर, देखो इलेक्शन एक सिंबल है डेमोक्रेसी का। अगर जैसे चाइना में और रशिया जैसे, यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो रहे 20-20 साल से, एक ही जन बैठे हुए, ये एक डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं है, ये ऑटोक्रेसी का सिंबल है, या तानाशाही का सिंबल है, ठीक है। अभी सेलिब्रेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एंड विक्ट्री सेलिब्रेशन एंड मार्क द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है, इतना ही है। और मैं आपको ना इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कुछ चीज़ें कम है। जैसे कि मैं आपको खुद ही बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक, जैसे आपको सवाल क्या आ सकते हैं इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट। इज़ अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसी ने पूछा कि ये 4 नंबर बॉडी है, नहीं,
ये 3 मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत राज के भी इलेक्शन करता है कि नहीं, ये सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अ पावर टू डी रजिस्टर अ पार्टी, नहीं, ये सिर्फ रजिस्टर कर सकता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, आपको ये पता चले, आपको एक दो एक्ट पढ़ लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, ठीक है। आपको ये दो चीज़ पढ़ लेना, 1950 और 1951, तो आपको नहीं अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का सारा एक पीपीटी, मतलब एक ये बनाओ, तो कंटिन्यूस सीरीज़ बनाओ। आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगी तो कमेंट करके बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू।